Hello and welcome once again to my channel CBSE Simplified. My name is अनुपम मिश्रा. आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी का जो टाइटल है ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. ये स्टोरी प्रेजेंट टाइम में ट्रेजर चेस्ट जो इंग्लिश का लिटरेचर का टेक्स्ट बुक है क्लास 9th और 10th में आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाया जाता है. और उसमें जो क्लास 9th के लिए 5 स्टोरी प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसमें ये चैप्टर नंबर 2 एंड स्टोरी नंबर 2 है ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. ये स्टोरी है क्या, बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा राइटर के बारे में बात करेंगे, कहानी का बैकग्राउंड क्या है, और साथ साथ इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा. जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. बेसिकली है क्या, जैसा कि कहानी का टाइटल है ओलिवर आस्क्स फॉर मोर. ओलिवर एक बेसिकली एक बच्चे की कहानी है. एक ऑर्फन बच्चा है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट. और इसके जो राइटर हैं जिनका नाम है चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस 1812 में पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और 1870 में इनकी डेथ हुई इंग्लैंड में ही. बहुत ही फेमस, वेरी रिनॉन्ड एंड वेरी फेमस एंड वेरी रेप्यूटेड इंग्लिश राइटर्स की अगर बात की जाए तो उनमें चार्ल्स डिकेंस का नाम ज़रूर आता है. और उनके जितनी भी लिखी हुई बुक्स हैं बहुत फेमस बुक्स हैं. आपने नाम तो सुना होगा, जैसे उनका बहुत ही फेमस नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड है ओलिवर ट्विस्ट. बेसिकली जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि है तो बहुत छोटा सा स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी बेसिकली एक नॉवल पर बेस्ड है. वो नॉवल भी चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, उसका टाइटल भी ओलिवर ट्विस्ट है. तो उसी ओलिवर ट्विस्ट की कहानी है एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में इस बुक में प्रेस्क्राइब की गई, जिसको हम पढ़ेंगे. टोटल कुल 3 पेज की कहानी दी हुई है. इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं. अगर तो हम कहें अगर ये कहें कि चार्ल्स डिकेंस का जो लिखने का एक स्टाइल था और जो उनकी जो रेपुटेशन थी, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि फादर ऑफ अगर इंग्लिश नॉवेल्स की अगर किसी को कहा जाता है, किसी को क्रेडिट दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से चार्ल्स डिकेंस इज कंसिडर्ड एज टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स. इतने फेमस राइटर थे. तो बेसिकली जैसा कि मैंने बोला, ओलिवर ट्विस्ट एक बच्चे की कहानी है जिसकी जन्म के तुरंत बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है. ही वॉज एक्चुअली born and brought up in a वर्क हाउस. तो वर्क हाउस बेसिकली क्या होता था, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो 19th सेंचुरी की बात है. तो 19th सेंचुरी में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में बहुत रैपिडली एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फेज आया था. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं हिंदी में. तो हमने औद्योगिक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के रूप में पढ़ा था, इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. तो उस समय बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर बदली थी. तो उस समय का जो एटमॉस्फेयर था इंग्लैंड का, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो वो कहानी का सेटिंग है. और वर्क हाउस बेसिकली वो ऑर्फनेज हम कह सकते हैं. उस तरीके के घर तो नहीं कह सकते, हाँ उस तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी जहाँ पर ऑर्फन बच्चों को रखा जाता था जिनके पेरेंट्स का अननोन पेरेंट्स होते थे, या जन्म देने के बाद पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या पेरेंट्स का पता ही नहीं है कौन है. ऑर्फन बच्चे हैं वो वहाँ पर रखे जाते थे. तो उन्हीं में से बच्चा है ओलिवर ट्विस्ट. और ये बेसिकली जो कहानी पूरी अडॉप्ट की, जैसे मैंने बोला, ओलिवर ट्विस्ट जो नॉवल चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था 1838 में ये पब्लिश हुआ था. और इतना फेमस नॉवल है कि इसके ऊपर कई सारी फिल्म बन चुकी हैं, अलग अलग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में फिल्म बन चुकी हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स बने हैं. तो सबसे 1838 से पहले ये इंग्लैंड में ही किसी मैगजीन में सीरियल के रूप में प्रकाशित हुआ था. बाद में बुक के रूप में 1838 में पब्लिश हुआ है. और उसके बाद ये कई वर्जन में अडेप्ट किया गया. प्लेस भी इस पर काफ़ी सारे हुए हैं. मैंने जैसे बोला टीवी सीरियल्स भी बने हैं, कई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, एनिमेशन फिल्म भी बनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए कहानी के बारे में बात करते हैं. So among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live, and this was called the work house. तो ये इंग्लैंड में उस समय की बात है. Like I said, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत तेजी से शुरू हुआ था, तो बहुत सारी वहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स होती थी जिन बिल्डिंग्स का पर्पस होता था जो ऑर्फन बच्चे हैं,
या ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो ऐसे लोगों को उन बिल्डिंग्स में रखा जाता था। ये इंग्लैंड की बात है, और ऐसी बिल्डिंग्स को हम बोलते थे कि वर्क हाउस या ऑर्फनेज एक तरीके से कह सकते हैं। So Oliver Twist was born in a workhouse. His mother, a young woman, lay ill in bed. A doctor and old woman stood by her side. She lifted her head from the pillow. अब ये कहानी सीधे शुरू होती है उस वर्क हाउस में जहाँ पर ये ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ था। तो उसकी जो मदर है, उस मदर का मैरिटल स्टेटस तो अननोन सा मालूम पड़ता है, क्योंकि उसमें हस्बैंड का कहीं मेंशन नहीं है कि उसके जो मदर थी उसके हस्बैंड कौन थे, इसमें कोई मेंशन नहीं है। तो उसकी जो मदर थी एक यंग लेडी थी, तो बीमार है, और वो एक जिस कहानी शुरू होती है तो वो जो और वर्क हाउस है उसमें एक रूम में वो लेटी हुई है, और एक डॉक्टर है जो उसको अटेंड कर रहा है। मदर बहुत बीमार है, एक बूढ़ी सी औरत खड़ी है जो शायद वहाँ पर असिस्टेंट या केयर टेकर रही होगी। तो वो पास में खड़ी है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिस बच्चे का नाम ओलिवर ट्विस्ट रखा गया है। उसके पीछे भी एक कहानी है, इसी स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे। तो उसने अपना थोड़ा सा सर उठाकर बच्चे को जन्म देने के बाद बोलती है डॉक्टर से कि मुझे बच्चे को कम से कम एक बार देख लेने दो। लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, शी सेड। उसने बोला कि देखिए ये लाइन बड़ा सिंपल तरीके से लिखी गई है, लेकिन इस कहानी का मीनिंग आप इसको फील करके देखिए। कहता है कि भाई मुझे इस बच्चे का कम से कम एक बार चेहरा देख लेने दो, एंड देन आई वांट टू डाई। ओह यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर उसको थोड़ा सा चिंतित परेशान होकर थोड़ा सा डांट कर भी बोलता है, नहीं तुम इतनी यंग हो, यू आर सो यंग, यू शुड नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू आर क्वाइट यंग एंड यू हैव जस्ट गिवन बर्थ टू अ बेबी, तो यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस दैट यू वांट टू डाई। नो डियर, सेड द ओल्ड वुमेन, यू आर टू यंग टू डाई। वो जो बूढ़ी औरत पास में खड़ी वो उसको सांत्वना देती हुए कह रही, नहीं तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुम तो अभी काफ़ी यंग हो, ये कोई इस तरह की बातें करने की उम्र नहीं होती है दैट यू एक्चुअली वांट टू डाई। लेकिन शायद उस वुमेन को अपनी कंडीशन शायद पता रही होगी, तो कह रही है। द यंग वुमेन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड। वो यंग लेडी कुछ बोलती तो नहीं है, अपना सर थोड़ा सा ऐसे हिलाती है, जो भी कहना चाहती हूँ वहाँ पर, और हाथ निकालकर बच्चे को छूती है, हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है। द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स, शी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस एंड देन फेल बैक। तो डॉक्टर समझ जाता है ये बच्चे को गोद में लेना चाहती है, बच्चे को प्यार करना चाहती है, क्योंकि मदर है उसकी, तो डॉक्टर उस बच्चे को उसकी मदर की गोद में दे देता लेटे लेटे। तो वो अपने शी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स विद टू इट्स फेस, और वो लड़की जो लेडी है उसके छोटे बच्चे के गाल को टच करती है अपने लिप्स के द्वारा, बिल्कुल वाइट लिप्स हो रखे। तो ये कंडीशन दिखाता है कि वो जो महिला थी वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, शी वॉज जस्ट अबाउट टू डाई। और अगली लाइन में बोलता भी राइटर, देन शी फेल बैक, और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती। शी इज डेड, सेड द डॉक्टर। यस पुअर डियर, सेड द ओल्ड वुमेन, एंड शी टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम द इट्स डेड मदर, पुअर डियर। अब वो औरत कहती है बड़े अफसोस की बात है, इतनी यंग एज में ये लड़की मर गई इस बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद। और ऐसा कह के वो उस बच्चे को, छोटे बच्चे को उस मदर से ले लेती है कि मदर की अब डेथ हो चुकी है। शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल, सेड द डॉक्टर, एंड ही पुट ऑन हिज हैट एंड ग्लव्स, एंड वेयर डिड शी कम फ्रॉम। अब वो कहते हैं यार कितनी सुंदर और कितनी देखने में चार्मिंग ये यंग लेडी है, और अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, नाउ शी इज डेड। अब ऐसा कह के डॉक्टर को वहाँ से जाना था, पेशेंट की डेथ हो गई, तो अपना हैट और अपना ग्लव्स पहन रहा है। पूछता है क्वेश्चन कि भाई ये कहाँ से आई है। शी वॉज ब्रॉट अप हियर लास्ट नाइट, सेड द ओल्ड वुमेन। उस बूढ़ी औरत ने बोला भाई हमें तो ज़्यादा वुमेन के बारे में पता नहीं, लेकिन कल रात को इसको यहाँ पर लेकर आए थे। She was lying in the street and she had walked a long way and her shoes had holes in them. Nobody knows where she came from and where she was going to. कह रहा भाई हमें तो देखो पता नहीं, कल ये कहीं से रात में इसको कोई यहाँ पर लेकर आया है, ये गली में वहाँ पड़ी हुई थी, वहाँ पर ऐसा लगता है कि काफ़ी ये पैदल चल रही थी, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, वो बड़ा ही पैथेटिक कंडीशन है। तो लग रहा है कि भाई इसके शूज़ में हमने देखे, शूज़ में छेद हो रखे थे, तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत गरीब महिला रही होगी, और इसके पास ना कोई रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कुछ था। तो इस बड़े ही पुअर कंडीशन, एक्सट्रीम पुअर कंडीशन में इस हालत की वजह से इसकी शायद डेथ हो गई। लेकिन कोई जानता भी नहीं बेचारी कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। हमें तो ये सड़क पर लिट पड़ी हुई मिली थी। द डॉक्टर रेज द डेड वुमेन्स लेफ्ट हैंड। अब वो डॉक्टर वहाँ अभी खड़ा हुआ है, उसने उस लेडी का हाथ उठाया
लेफ्ट वाला हैंड उठाया, द यूजुअल स्टोरी ही सेड, एंड आई सी दैट शी हैज नो रिंग ऑन हर फिंगर, शी वॉज नॉट मैरिड, गुड नाइट। कह रहा देखो ये तो आम कहानी हो गई है इंग्लैंड में, उन दिनों इस तरह की कहानियां बड़ी आम हो गई थी। कह रहा देखो इसके हाथ में ध्यान से देखो, इसके हाथ में कोई वेडिंग रिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी शादी नहीं थी। शी वॉज एन अनमैरिड वुमेन हु हैड गिवन अ बर्थ टू अ बेबी। देखिए इंग्लैंड में भी आजकल, वैसे भी इंग्लैंड तो भले ही कितना एडवांस कंट्री हो, बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री इंग्लैंड माना जाता है, लेकिन उन दिनों भी, जब ये बात विक्टोरियन एज में 19th सेंचुरी की बात हो रही, तो उन दिनों भी अनमैरिड वुमेन का किसी बच्चे को जन्म देना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी उन दिनों भी। कह रहा देखो तुम ध्यान से देखो, इसके हाथ में कोई रिंग नहीं है, तो इट अपीयर्स दैट शी वॉज नॉट मैरिड, एंड इस तरह की बात कह के वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। He went home to his dinner. The old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby. She dressed him in a very old clothes used for babies who were born in the workhouse. The child was an orphan, born into a world which had no love और पिटी फॉर हिम। अब डॉक्टर ऐसा कह के वहां से चला जाता है, डिनर का समय हो रहा था। अब वो लेडी बैठी हुई, इसी रूम में बैठी हुई, मदर की डेड बॉडी पड़ी है बेड के ऊपर, वो चेयर पर एक बैठ जाती है और उस बच्चे को नहला धुला के गर्म पानी से नहलाया होगा, साफ सुथरा किया होगा, और उसको ड्रेस पहनानी शुरू कर दी थी। और ड्रेस का भी हाल ये था कि उन बच्चे, वो जो ऑर्फनेज में जो बच्चे पैदा होते थे उनको पुराने कपड़े पहनाए जाते थे, बहुत पुराने कपड़े, घिसे हुए कपड़े, और वो कपड़े भी ऐसा नहीं कि कोई देकर जाता होगा, तो वो पुराने जो बच्चे वहाँ जन्म लेते थे और वो बच्चे जब बड़े हो जाते थे तो उनके पुराने कपड़े ही इन नए बच्चों को पहनाए जाते थे। अब चूंकि बच्चा एक ऑर्फन था और वो ऐसी समय पर पैदा हुआ या उन कंडीशन में पैदा हुआ कि उसको लगता था ऐसा कि भाई वो ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जिसमें उसके लिए ना किसी तरह की कोई दया है, ना किसी तरीके का कोई प्यार है, तो प्यार एक्चुअली करेगा कौन? मदर तो उसकी मर गई, फादर का कुछ पता नहीं है, और जन्म भी कहाँ हुआ? एक ऑर्फनेज, एक वर्क हाउस में जन्म हुआ, जहाँ पर ऑब्वियसली कुछ उसकी देखभाल करने वाला तो है नहीं। अब no one was able to discover who the baby's father was or what his mother's name was. Mr. Bumble, an important officer in the town, invented the name for the baby and he chose the name Oliver Twist. अब काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूछ कर पता करने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि इसकी बेबी का भाई आखिर एक्चुअल फादर है कौन, और उसकी मदर का नाम क्या था, कौन थी ये, कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब एक इसमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे उसी टाउन के, तो उन्होंने इस बच्चे को नाम दिया ओलिवर ट्विस्ट। अब भाई लोगों ने पूछा, भाई पूछते थे भाई आप ये इस नाम ओलिवर ट्विस्ट आपने किस आधार पर ये नाम रखा है, मतलब इसके नाम रखने के पीछे क्या आपका इंटेंशन है या क्या जो तरीका है वो क्या है भाई? तो एक्सप्लेन करते हैं भाई, बेबीज़ का नाम जो यहाँ पर बेबीज़ लाए जाते हैं वो या जो यहाँ पर पैदा होते हैं, तो जिनके नाम हमें नहीं पता होते हैं, बहुत छोटे हैं, इनका नाम अगर रखना है तो एक हमारा एक तरीका है नाम रखने का, और ना तरीका क्या है? वी नेम द न्यू बेबीज हियर इन ऑर्डर फ्रॉम A to Z. He explained when people ask, I named the last one as Sobel, this one is Twist, and next one will be Unwin. कह रहे देखो जो बच्चे यहाँ लाए जाते हैं या यहाँ पर पैदा होते हैं उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम रखते हैं, A से लेकर Z तक। तो पिछला वाला जो बच्चा था उसका नाम मैंने सोबल रखा था S से, अब S के बाद T आता है तो उसका नाम हम ट्विस्ट रखेंगे, अगला जो आएगा उसका नाम अनविन रखेंगे। तो इस तरीके से नाम रखने का ये पैटर्न था। एट द एज ऑफ 9, अब कहानी सीधे उसके जन्म से 9 साल आगे पहुंच जाती है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और कितने साल का हो गया? ही इज नाउ 9 years old. Oliver was a pale and thin child. He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food. They were given only 3 meals of thin soup every day. On Saturday they had a small piece of bread. अब ये उस वर्क हाउस की कंडीशन दिखा रहा है कि बेसिकली वहाँ पर कितनी पथेटिक कंडीशन या कितनी मिजरेबल कंडीशन में बच्चे वहाँ रहते थे। तो जब वो बड़ा हो गया, वो दुबला पतला सूखा सा कमज़ोर सा बच्चा है, क्योंकि वहाँ बच्चों को कुछ ज़्यादा खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं था और टेक केयर करने वाला कोई है नहीं। तो कह रहा है कि भाई राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कही गई कि वो और उसके वर्क हाउस में जितने भी उसके उम्र के लड़के वहाँ रहते थे मोस्टली, तो ना तो उनको कभी अच्छे ढंग के कपड़े मिलते थे, ना कभी पेट भर के खाना मिलता था। और खाने के नाम पर क्या मिलता था? दे वर गिवन ओनली 3 meals ऑफ थिन सूप एवरी डे। दिन में 3 बार खाना मिलता था और खाने के नाम पर सिर्फ सूप मिलता था, बहुत पतला सा सूप। और सूप किसी भी चीज़ का हो सकता है, हाँ संडे को ज़रूर उनको कभी सूप के साथ थोड़ी बहुत एक आध पीस ब्रेड का भी खाने के लिए मिल जाता था। अब सोचिए कि एक 9 साल का बच्चा उसको या उस उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको खाने के लिए क्या मिलता था?
क्योंकि ऐसा बायोलॉजिकली भी कहा जाता है, ये ग्रोइंग ईयर्स होते हैं बच्चे के लिए, तो इसमें जितना न्यूट्रिशियस फूड बच्चे खाएंगे उतना ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली वो फिट होंगे, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ था नहीं। तो बेसिकली ये राइटर, जैसा कि मैंने बोला, एक नॉवल से, ओलिवर ट्विस्ट से ये जो नॉवेल है उससे ये स्टोरी अडॉप्ट की है, बिल्कुल शॉर्ट वर्जन है 3 पेज का। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया, जिस तरह से राइटर ने उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, तो हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि वहाँ की कंडीशन आखिर कैसे रही होगी, और वहाँ के जो केयर टेकर हैं या वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं या बाकी के जो बच्चे हैं वो किन हालात में वहाँ पर सर्वाइव करते थे। अब होता क्या था, जब उनको जो खाने का जो एक मैस कह सकते हैं या फिर डाइनिंग रूम जैसा था, जहाँ पर टेबल्स और चेयर पड़ी हुई, बच्चे वहाँ पर आते थे, बड़ा सा हॉल था, वहाँ पर सब बच्चों को खाना खिलाया जाता था। दे वर फेड इन अ बिग हॉल, लार्ज पॉट स्टूड एट one end of the room and the soup was served by the master. Each boy had one small bowl of soup and no more. The bowls never needed washing because the boys cleaned them with their spoons until they shone. अब देखिए उसकी कंडीशन, अब देखिए एक बड़े से जब उनको खाना सर्व होता था, खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सूप मिलता था दिन में 3 बार, और एक मास्टर था जो शेफ कह लो या कुछ भी कह सकते हैं आपको, वही सर्व करता था, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वही सभी बच्चों को सर्व करता था। और हर बच्चे के पास एक छोटा सा बाउल होता था, उसी में उसको एक मिलता था, केवल एक बाउल, और किसी बच्चे को ये अलाउड नहीं था कि अगर उसका पेट, वेदर योर स्टमक इज फुल और इट इज नॉट फुल, नोबडी केयर्ड अबाउट इट, दे वर अलाउड टू टेक ओनली 1 बाउल ऑफ सूप, नथिंग मोर देन दैट। अब बाउल्स की हालत ऐसी थी, थोड़ा सा सूप मिलता था, सब बच्चे तुरंत खा के खत्म कर देते थे। और जहां तक उन बाउल्स को साफ करने की, तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइटर खुद बोल रहा है कि उनको साफ करने की जरूरत कभी पड़ती नहीं थी, कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि बच्चे वो उसकी लास्ट ड्रॉप चम्मच से निकाल के बिल्कुल साफ कर देते थे उसको। तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनको, क्योंकि उसमें कुछ बचता ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ भाई, वन डे ओलिवर एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड दैट वन बॉय वुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सपर एंड आस्क फॉर मोर सूप। ओलिवर वाज चोजन। एक दिन सभी बच्चों ने डिसाइड किया, उसके ग्रुप के बच्चों ने, कि भाई ये तो बहुत गलत तरीका है और हमें इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए, हमारा पेट नहीं भरता है, कि वी आर सर्व ओनली 1 बाउल ऑफ सूप दैट इज 3 times a day and our stomachs are never full and we are not satisfied with this kind of arrangement that the workhouse has done, so we should take some kind of action against it. So somebody has to take the initiative, somebody has to be the leader, and somebody has to come forward and go to the master and request the master that they actually need some more soup, because with 1 bowl of soup, that is, they are not able to fill up their stomach and that is not sufficient for them, so they should be given more soup. अब करेगा कौन? तो सभी बच्चों में यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि ओलिवर ट्विस्ट जाएगा and he would request the master to serve some extra soup because of these reasons. अब सब डिसाइड हो गया, सारे शाम को बच्चे बैठे हुए हैं टेबल्स पर अपनी। In the evening, the boys sat down at the table. The master stood by the pot, and the soup was served. It disappeared quickly. The boys whispered and made signs to Oliver. He stood up from the table and went to the master with his bowl and spoon in his hand. Please, sir, he said, I want some more. बड़ा फेमस लाइन है ये बहुत बड़ा ही फेमस लाइन इस नॉवेल का है। तो जैसा कि ऑलरेडी डिसाइड था, बच्चों ने डिसाइड कर रखा था, शाम को जब सारे बच्चे बैठे, सूप उनको सर्व किया गया और वो इतना कम था, बच्चे फटाफट सब खत्म कर दिया उन्होंने। अब चूंकि ऑलरेडी डिसाइड हो गया था कि भाई ओलिवर ट्विस्ट ही जाएगा, ही इज अवर लीडर एंड ही वुड गो टू द मास्टर एंड रिक्वेस्ट द मास्टर टू सर्व एवरीवन एन एक्स्ट्रा बाउल ऑफ सूप। अब लोगों ने कहा कि चलो भाई तुम जाओ, इशारा किया, बोल तो नहीं पा रहे थे डर की वजह से, तो उन्होंने इशारा किया कि भाई तुम जाओ। तो ओलिवर ट्विस्ट ने थोड़ा सा हिम्मत करके और वो अपनी टेबल से उठा, मास्टर के पास अपना बाउल और चम्मच हाथ में लेकर गया, बड़ा रिक्वेस्ट करके बोला पोलाइटली, सर थोड़ा सा मुझे सूप और चाहिए, मेरा पेट नहीं भरा इसमें। The master was a fat, healthy man, but he went very pale. He looked with surprise at the small boy. अब जो मास्टर सूप सर्व कर रहा था मोटा सा आदमी था, हेल्दी आदमी था। अब वो जैसे उसने देखा ना, ही बिकेम वेरी सरप्राइज्ड। पेल का मतलब उसका चेहरा पीला पड़ गया, डर से नहीं या गुस्से से नहीं, वो ही वाज सो सरप्राइज कि आखिर इस बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई भाई, ये मेरे पास आकर सूप मांगने लग गया। ही लुक्ड विद सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय। छोटे बच्चे की तरह बड़ा सरप्राइज से देखा, बोला व्हाट सेड द मास्टर एट लास्ट इन द क्वाइट वॉइस। उसने कुछ बोला नहीं, बोला अरे क्या,
व्हाट आर यू सेइंग? प्लीज सर रिपीटेड ओलिवर, आई वांट सम मोर। ओलिवर ने बड़ा फिर से रिक्वेस्ट किया, प्लीज सर थोड़ा सा सूप और दे दीजिए। अब मास्टर को आया इस टाइम थोड़ा सा गुस्सा। द मास्टर हिट ओलिवर विद हिज स्पून, ही सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड। अब मास्टर को आया गुस्सा और थोड़ा सा सरप्राइज भी था। उसने क्या उसके दिमाग में आया कि बस बच्चे की ऐसी हिम्मत कैसे हो गई, आज ये सूप मांग रहा है, कल को सारे बच्चे मांगेंगे। तो उसने जिस लैडल से वो सूप सर्व कर रहा था उसको उसने पकड़ा और उसके सर पे बहुत जोर से मारा और चिल्लाने लग गया कि भाई हेल्प के लिए चिल्लाने लग गया। मिस्टर बम्बल भागते हुए आए और पूछा भाई क्या बात है, यहाँ पर क्यों इतना सब ये शोर शराबा हो रहा है? तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि देखो, लुक एट दिस बॉय, ही डेयर्स टू आस्क फॉर सम एक्स्ट्रा बाउल ऑफ सूप एंड सी हाउ करेजियस एंड हाउ डियरिंग हैज ही बिकम। He asked for more, Mr. Bumble cried, I cannot believe it. One day they will hang the boy. कह रहे अरे इसकी हिम्मत देखो, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई एक्स्ट्रा मांगने की। एक दिन तो ये सब मिलके इसको फांसी पे लटका देंगे, भाई ये तो बिल्कुल इनडिसिप्लिन है। He took Oliver away and shut him in the dark room. The next morning, a notice appeared on the workhouse gate. 5 pounds were offered to anybody who would take Oliver Twist. अब उसने कुछ उसको मारा पीटा तो जरूर है, वहाँ पे मारा पीटा और ले जाके उसको एक कमरे में बंद कर दिया। अब कमरा भी ऐसा नहीं कि भैया बढ़िया वहाँ पर पंखा वंखा लगा, बिस्तर लगा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा कमरा जिसमें शायद लाइट भी नहीं थी और लेटने के लिए बिस्तर नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, बिल्कुल अंधेरा रूम था, जाके बंद कर दिया, एक तरह जेल नुमा कमरा। और अगले दिन वर्क हाउस के जो गेट था उस पर एक नोटिस लगा दिया गया कि भाई जो भी आदमी इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा उसको हम लोग 5 पाउंड देंगे। 5 pounds विल बी गिवन टू एनीबडी हु विल टेक ओलिवर ट्विस्ट फ्रॉम हियर, जो इसको अडॉप्ट कर लेगा यहाँ से। ठीक है भाई, नोटिस लग गया भाई। ओलिवर वॉज अ प्रिजनर इन दैट कोल्ड एंड डार्क रूम फॉर द होल वीक। अब पूरे हफ्ते बेचारा वो छोटा बच्चा, इमेजिन करके देखिए 9 साल का बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो कम से कम 1 हफ्ते तक उस रूम में बंद करके रखा है, जैसे बिल्कुल ठंडा, ना बिस्तर मिलते थे उसको, ना सोने के लिए। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन आउटसाइड टू वॉश एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विद अ स्टिक। हर सुबह उसको बाहर निकालते थे उतनी ही देर के लिए जितनी देर के लिए भाई नहाना है, धोना है, वॉशरूम जाना है, और उसकी हर हफ्ते रोज पिटाई करते थे मिस्टर बम्बल, बुरी तरीके से उसको टॉर्चर करते थे, बहुत पीटते थे उसको। एंड देन ही वॉज टेकन इन टू अ लार्ज हॉल वेयर द बॉयज हैड देयर सूप। और मिस्टर बम्बल उसको उसी हॉल में ले जाते थे उन सब बच्चों के सामने जहां पर वो बैठकर खाना खाते थे। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। मिस्टर बम्बल सबके सामने उस बच्चे को बुरी तरह मारते थे। शायद ये उन बच्चों को मैसेज देना चाहते हो कि भाई देख लो कि अगर तुम इस तरह की यहाँ पर हिम्मत करोगे तो फिर तुम्हें इसी तरीके का पनिशमेंट मिलेगा। ही क्राइड ऑल डे। व्हेन नाइट केम ही ट्राइड टू स्लीप बट ही वॉज कोल्ड, लोनली एंड फ्राइटेंड। अब दिन भर तो उसको थोड़ा सा समय मिल जाता था बाहर खाने पीने के लिए, फ्री कर देते थे, बाहर फिर उसको दिन भर मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। और उसके बाद जब वो रात को उसको दोबारा रूम में बंद कर देते थे, जब भी वो सोने की कोशिश करता था सो नहीं पाता था बेचारे। तो मार पड़ रही है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, चोट भी लग रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं कोई डॉक्टर आके शाम को इलाज कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है बेटा, कोई ना माँ है ना बाप है कंसोल करने के लिए। ठंडा सा रूम है, बिल्कुल अंधेरा है, मॉइस्चर है, डंप रूम है एकदम से। तो बेचारा डरा हुआ है पूरी तरीके से, ठंड से कपकपा रहा है। तो ऐसा बच्चा रात में सो भी क्या पाएगा। बट वन डे आउटसाइड द हाई वर्क हाउस गेट मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर सॉबरबरी. Mr. Sowerberry was a tall, thin man who wore black clothes and made coffins. Many of his coffins were for poor people who died in the workhouse. अब एक दिन क्या होता है कि मिस्टर बम्बल वहाँ एक आदमी थे, एक विजिट करते थे वो अक्सर, उनका नाम था मिस्टर सॉबरबरी. सॉबरबरी एक लंबे चौड़े, लंबे दुबले पतले से आदमी थे और अक्सर वो काले कपड़े ही पहनते थे. उनका जो प्रोफेशन था वो कॉफिन कहते हैं ताबूत को. जैसे कि क्रिश्चियंस में कोई अगर डेथ हो जाती किसी की तो उसको कॉफिन में रख कर ले जाया जाता है और जो उनका जो बरियल ग्राउंड में वहां पर दफन कर दिया था अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल्स. अब वो जो वर्क हाउस वो अक्सर आते रहते थे क्योंकि वर्क हाउस की कंडीशंस ऐसी थी, वहां पर कोई ना कोई बच्चों की या किसी की डेथ होती रहती थी. तो वो आकर ऑफन वहां पर आकर विजिट भी करते थे ये पता करने के लिए कि भाई कोई इसमें कोई गरीब बच्चा या कोई मरा तो नहीं है जिसके लिए उनको कॉफिन तैयार करना हो. आई हैव प्रिपेयर्ड कॉफिन्स फॉर 2 women हु डाइड लास्ट नाइट, he said to Mr. Bumble. कह रहा कि भाई उन्होंने बताया कि भाई पिछली रात 2 औरतों की डेथ हो गई थी, उसके लिए मैंने कॉफिन बनाकर तैयार रखे हैं. गुड, सेड मिस्टर बम्बल, यू विल बी रिच वन डे.
मिस्टर सॉबरबरी, डू यू नो एनीबडी हु वांट्स द बॉय। अरे अरे बहुत अच्छी बात है, अरे तुम तो एक दिन ये सब कॉफिन बेच बेच के तुम तो बहुत अमीर बन जाओगे। ये लाइन देखने में बड़ा सिंपल सी मालूम पड़ती है, लेकिन इसका अगर डीपर मीनिंग आप समझे तो वो कंडीशन शायद ये बता रहा है कि बेटा यहाँ तो कंडीशन ऐसी है सब जगह कि तुम्हारा तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ना कोई मरता ही रहता, और ये तो सिर्फ एक वर्क हाउस का कंडीशन है। तो इंग्लैंड में उस समय पर उस शहर में जाने कितने ही वर्क हाउस ऐसे रहे होंगे जहां पर ये विजिट करते होंगे। कह रहे थे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, जितने लोग ज़्यादा मरेंगे उतना ही तुम ज़्यादा कॉफिन बनाओगे, उतना ही पैसा कमाओगे, तुम तो बहुत अमीर बन जाओगे एक दिन। तो कह रहा है अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिस बच्चे को यहाँ से अडॉप्ट करके ले जाए। एंड 5 pounds ही रेज हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट। बोला देखो ये नोटिस हमने यहाँ लगा रखा है, अगर कोई तुम्हारे कॉन्टैक्ट में व्यक्ति आए जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको यहाँ ले जाओ, हम उसको 5 pound का इनाम देंगे। और कहने के साथ ही कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये पूरी स्टोरी पढ़नी, जैसा कि मैंने बोला कि ओलिवर ट्विस्ट नाम का एक नॉवल है, तो उसको अगर आपको रीडिंग का इंटरेस्ट है, तो नॉवल पढ़ने का आपको इंटरेस्ट है, तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ सकते। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में आपका कोई सजेशन या कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अगर if you feel the content on this channel are worth watching, please watch them, and share the content if you want to share it with somebody. And thank you very much for being with me, and you all have a very nice day.